मेरा नाम राजेंद्र सिंह मीणा है। मैं अभी सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल हूँ। मैंने 1999 में गेम स्टार्ट किया था एज ए बॉक्सर। उसके बाद बॉक्सिंग के बाद वुशू से किक बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग से एमएमए, ऐसे मार्शल आर्ट में बहुत सारे मैंने टूर्नामेंट्स खेले हैं। और अभी मैं सीआरपीएफ में एज ए जनरल ड्यूटी में J&K में पोस्टेड हूँ। मेरा बर्थ दिल्ली में ही हुआ था एंड मैं यहाँ दिल्ली कैंट में एयरफोर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैंने स्टडी करी है। उसके बाद जो मेरे फादर थे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हॉकी प्लेयर थे। वो दिल्ली पुलिस से रिटायर होकर अभी 2016 में वो एक्सपायर हो गए थे। एंड देन मेरा जो ब्रदर है बड़ा, वो भी जूडो प्लेयर है। वो भी इंटरनेशनल जूडो खेला हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर। तो स्पोर्ट्स का थोड़ा सा माहौल था, तो स्टडी इतनी ठीक नहीं थी मेरी। तो स्टार्टिंग में जब मैंने 10th में पहुंचा तो ब्रदर ने देखा कि स्टडी ठीक में इतना नहीं हो रहा, तो उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स ज्वाइन करने के लिए कहा। तो स्टार्टिंग मैंने एथलेटिक्स से की थी, पर एथलेटिक्स में मेरा मन लगा नहीं। देन फिर बॉक्सिंग से 1999 में मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की। और बॉक्सिंग में खेलते खेलते स्टार्टिंग के 6 मंथ में ही मुझे दिल्ली रिप्रेजेंट करने को मौका मिला YMCA ऑल इंडिया में। देन उस टाइम दिल्ली रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात थी कि मैं 6 महीने में दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वो बेशक अलग बात है कि लोग आसपास नहीं जानते थे, बट खुद के लिए सेल्फ के लिए बड़ा मोटिवेशन था कि मैं 6 मंथ में दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। YMCA ऑल इंडिया में मेरी 3rd प्लेस आई थी उस समय। आर्मी टीम के प्लेयर से मैं लूज़ किया था। मैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। देन वहाँ पे यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज वगैरह टूर्नामेंट्स वगैरह खेले मैंने बॉक्सिंग में। बट बॉक्सिंग में उस टाइम काफ़ी कंपटीशन था। बॉक्सिंग क्योंकि ओलंपिक स्पोर्ट्स है तो उसमें ज़्यादा कंपटीशन काफ़ी है। तो नेशनल लेवल तक मैं पार्टिसिपेट कर पाया बस। इस नॉर्थ इंडिया में 3rd प्लेस आई थी मेरी पंजाब में, और मैं नेशनल लेवल तक सिर्फ पार्टिसिपेट, मतलब इतना अच्छा नहीं कर पा रहा था बॉक्सिंग में। हार्डवर्क बहुत किया था क्योंकि उस समय फैसिलिटी वगैरह कम थी। सिर्फ कुछ ही लिमिटेड स्टेडियम्स या क्लब्स हुआ करते थे। आज तो काफ़ी क्लब्स हैं, हर जगह आपको क्लब जिम मिल जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, लेकिन उस समय लिमिटेड हुआ करते थे। फैसिलिटी भी काफ़ी कम थी। तो इसलिए उस टाइम जो प्लेयर थे वो हार्डवर्क ज़्यादा करते थे। तो बॉक्सिंग में हार्डवर्क तो बहुत किया, पर बॉक्सिंग में इतने सफल नहीं हो पाए। देन फिर 2003 में एक हमारे जो वुशू प्लेयर था वो वुशू की ट्रेनिंग के लिए आया करता था बॉक्सिंग में। देन उसने मुझे 2003 में बोला कि वुशू का टूर्नामेंट हो रहा है जूनियर नेशनल हैदराबाद में, तो खेलना चाहोगे? तो उस समय कोई बॉक्सिंग का कोई टूर्नामेंट नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी कोई टूर्नामेंट नहीं है बॉक्सिंग का, तो सिर्फ ऐसे घूमने के पर्पज़ से कि हैदराबाद घूमने चले जाते हैं, खेल लेंगे। क्योंकि वुशू के बारे में उस टाइम हमें कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि हमें सिर्फ पंच मारने आते थे। तो वुशू में किक, पंच और थ्रो सब कुछ चला हुआ है। तो वहाँ गए तो स्टार्टिंग सिर्फ पंच सब ने किक मारी, मैं सिर्फ अटैक। तो 4 फाइट हुई, 4 में से 2 नॉकआउट गए और 2 फाइट मैंने विन करी। तो उसी ईयर मेरा सिलेक्शन हो गया। फर्स्ट टाइम मैं वुशू में गया और वुशू में मेरा जूनियर नेशनल में गोल्ड आया। एंड देन मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला। तो एक वो थोड़ा सा एक अजब सी फीलिंग हो गई कि मैं बॉक्सिंग में इतने साल से करता आ रहा हूँ, वहाँ नेशनल लेवल पे मैं पार्टिसिपेट करना काफ़ी भारी हो रहा था। यहाँ नेशनल में मैं गोल्ड जीत पाया, बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला। तो उस तरफ थोड़ा सा वुशू की तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान चला गया। देन 2004 में मेरा अगेन सीनियर नेशनल में गोल्ड आया। फिर मुझे 2003 में ही सीनियर नेशनल में जब मैं खेला था 2003 के सीनियर नेशनल में, तो मुझे आसाम राइफल और आर्मी से जॉब के लिए ऑफ़र आया था। बट देन वो उस टाइम वो टीमें शिलोंग में थी, मेघालय में, तो इसलिए मैं वहाँ गया नहीं। देन उसके बाद 2005 में मैंने CRPF ज्वाइन करी थी। फैमिली का सपोर्ट हमेशा ही रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स का, तो फैमिली का सपोर्ट हमेशा रहा। हाँ, वो मदर तो सबके, माँ तो एक ही होती है कि चोट लगेगी, थोड़ा ध्यान से खेलो। लेकिन था कि स्पोर्ट्स में था वो, जब आप रिंग के अंदर जाते हो तो आप फिर इंजरी वगैरह का इतना वो नहीं रहता पाता, आप भूल जाते हो कि फिर आपका ध्यान सिर्फ यह था कि जीतने के ऊपर पर्पस से आप खेलते हो, तो इंजरी का वो नहीं रहता। देन फिर 5 में गोल्ड आया, 6 में गोल्ड, 7 में गोल्ड। देन उसमें कंटिन्यू वुशू में मैंने 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली, एशियन चैम्पियनशिप, और 2 बार साउथ एशियन गेम्स में मेरा सिल्वर मेडल है। देन 2009 तक मैं कंटिन्यू नेशनल चैम्पियन रहा। 2009 में एक फ्रेंड है
ITBP में, तो किक बॉक्सिंग का टूर्नामेंट हो रहा था। मैंने बीच बीच में किक बॉक्सिंग का नेशनल भी खेला, क्योंकि वूशू से चले बॉक्सिंग से वूशू में आ गए, तो वूशू से फिर किक बॉक्सिंग भी खेलने लग गए कि कोई कंपटीशन, जैसे ऑफ सीजन चल रहा है, कोई टूर्नामेंट नहीं होता, किक बॉक्सिंग भी खेलना स्टार्ट कर दिया। तो चंडीगढ़ में किक बॉक्सिंग का टूर्नामेंट हो रहा था, तो हम सिर्फ ऐसे ही चले गए वहाँ पे, जैसे वूशू बॉक्सिंग से वूशू में आना हुआ, वूशू से किक बॉक्सिंग में चले गए। देन वहाँ पे MMA के कुछ प्रमोटर आए हुए थे बॉम्बे से, तो वहाँ पे 2 फाइट हुई किक बॉक्सिंग में, दोनों मैंने नॉकआउट मारी। तो जो फुल कॉन्टैक्ट चैम्पियनशिप के प्रमोटर थे प्रशांत कुमार, उन्होंने वहाँ फाइट देखी, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप MMA के लिए बॉम्बे आइए। तो बॉम्बे में उस समय ये होता था कि बॉम्बे थोड़ी फिल्म लाइन थी, तो बॉम्बे घूमने का थोड़ा सा एक मौका मिल रहा था हमें। इवन किसी को भी नहीं पता था कि MMA होता क्या है। पहले MMA का मतलब होता था जूडो कराटे। आज भी लोगों को मतलब कि जूडो अलग गेम है और कराटे अलग स्पोर्ट्स है, लेकिन अब भी लोग जूडो कराटे, तो उस समय हमें नहीं पता था कि MMA क्या होता है। बस मेन पर्पस ये था कि चलो बॉम्बे जा रहे हैं, घूमने को मिलेगा। उस समय हमें फर्स्ट प्राइज़ मनी मिली थी 2000 रुपीज़ के आसपास, और उन्होंने ट्रेन का आने जाने का फेयर दिया था 3rd AC का। तो हमारे लिए उस टाइम फ़्लाइट वगैरह का इतना हम सोचते नहीं थे, लेकिन बॉम्बे जाना वो था कि बॉम्बे जाएंगे MMA, मैंने किसी कोई नहीं, घूमने चले जाते हैं, बॉम्बे घूमने को मिलेगा। इस पर्पज़ से बॉम्बे ऐसे घूमने चले गए। और वहाँ पे जब फर्स्ट रिंग के अंदर गए, तो जो वुशु की टेक्निक्स वगैरह थी, उसके बाद क्योंकि BJJ की उस समय इवन शायद BJJ किसी को मालूम ही नहीं था BJJ होता क्या है। उस समय सिर्फ ये था कि रेसलर वगैरह खेलते थे, वो MMA भी कुछ लोग खेलते थे, रेसलिंग वाले खेल रहे थे, या जूडो कराटे ताइक्वांडो वुशु लोग, मतलब MMA इवन किसी को मालूम ही नहीं था कि MMA होता क्या है उस समय। तो हम लोग गए वहाँ पे, खेले, जीत गए। तो हुआ क्या कि माहौल जो एक वो जो है ना, प्रोफेशनल का जो माहौल होता है, एक एमेच्योर का टूर्नामेंट का माहौल, एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट का माहौल ही अलग होता है। और एक बॉम्बे की लाइफ थोड़ी अलग है, वहाँ लोग चीयर कर रहे हैं, नाम चिल्ला रहे हैं कि नॉकआउट। तो एक वहाँ जो एक माहौल मिला ना, तो उसकी वजह से मेरा MMA की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा रुझान होगा कि MMA में यार पैसा भी मिल रहा है, घूमने को मिल रहा है, आपको फेम भी मिल रहा है। तो वहाँ से MMA की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। 2015 में जब मैंने पंजाबी स्टार्ट की थी, तो स्टार्टिंग में तो यही BJJ की बहुत ज़्यादा इशू रहा करता था BJJ का, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ BJJ हम लोग काफ़ी फाइट लूज़ कर रहे थे। तो उसकी वजह से एक समय ऐसा भी आया जब मैं स्टार्टिंग की 4 फाइट मैंने लूज़ की वन चैम्पियनशिप में, इंटरनेशनल लेवल पे था, क्योंकि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था और MMA की तरफ से सिर्फ मैं जा रहा था खेलने। तो उस समय लोगों का जो इंडियन जो MMA के थे, उन लोग वो थोड़ा सा एक और था कि कंटिन्यू जा रहा हूँ, तो जो कमेंट्स आया करते थे सोशल मीडिया पे कि ये कुछ नहीं कर सकता, क्यों इंडिया का नाम बदनाम करने जा रहे हो, बार बार ही बहुत कमेंट सुने मैंने, ऐसे बहुत कुछ हुआ। बट ये था कि हार नहीं माननी, क्योंकि अब लोग वो तो नहीं देख रहे कि मैंने कितने साल से हार्डवर्क करा है, मैंने क्या किया है लाइफ में। क्योंकि एक समय ऐसा भी आया था 2015 में, मैं वुशु कैम्प में था, हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप कैम्प लगा हुआ था भोपाल में, मेरे को नी इंजरी हो गई थी। देन फिर बाद में जब मैंने उसका MRI करवाया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका ACL लिगामेंट टूट गया, आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। देन फिर क्योंकि गेम करना था, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इस समय नहीं खेलना है। फिर मैंने लिगामेंट की सर्जरी कराई। सर्जरी इवन 16 डेज़ के बाद वो लिगामेंट की सर्जरी करवाई थी, वो ख़राब हो गई, इन्फेक्शन हो गया उसमें। तो पैर में स्वेलिंग, जो पैर इतना था वो बहुत बड़ा स्वेल हो गया, इतना ज़्यादा हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने RMS हॉस्पिटल में वो लैब में टेस्ट करवाया, जो फ्लूइड भर गया था। तो जब मुझे फिर उसके बाद जो फ्लूइड की रिपोर्ट आई 48 आवर्स में, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि जो बॉडी में इन्फेक्शन होना चाहिए था ना, इस समय आपका वो 10% होना चाहिए था, आपके में 442% इन्फेक्शन है आपके लेग में अभी। इवन अगर आपने 7 दिन में या 1 वीक में आप लोग ने इंजरी, इसका दोबारा सर्जरी नहीं करवाई, तो जो फ्लूइड है वो आपकी बोन को गला देगा और आपका पैर काटना पड़ेगा। एक समय ऐसा भी आया था। तो उस समय ऐसा लगा था कि मतलब स्पोर्ट्स तो चलो छोड़ो, स्पोर्ट्स तो हो रहा है। उस टाइम एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि ऐसा लगा था कि मैं नॉर्मल लाइफ भी जी पाऊँगा, चल पाऊँगा, नहीं पाऊँगा। क्योंकि उस डॉक्टर ने तो उस टाइम ऐसा डरा दिया RML में कि अगर आप 1 हफ्ते में सर्जरी कराए, तो ये जो फ्लूइड आपके भर रहा है, ये इतना ज़्यादा भर जाएगा कि आपकी जो बोन है वो गलने लग जाएगी, तो आपका पैर काटना पड़ेगा। देन वहीं से मैंने RML हॉस्पिटल से घर फ़ोन किया कि मैं सर्जरी के लिए जा रहा हूँ हॉस्पिटल में। मैंने डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही रहते थे हेल्थ इंश्योरेंस के, तो मैं वहाँ से सीधा फोर्टिस आया, मैंने डॉक्टर से बात करी, कंसल्ट करा। उसके बाद मैंने उसी सेम डे में सर्जरी करवाई, 3 दिन एडमिट रहा फोर्टिस में। देन उसके बाद आया, लेकिन इन्फेक्शन की वो कम करने के लिए मेरे हाथ में एक वो
सीरीज डाल दी गई और वो जो पाइप था वो यहाँ तक चला गया। 21 डेज़ तक मुझे दवाई लगी, रोज़ डॉक्टर आता था हॉस्पिटल से, वो मुझे लगाता था। जो नॉर्मल जो एसीएल लिगामेंट इंजरी के बाद जो पैर जो मुड़ना स्टार्ट करता है वो 1 मंथ के आसपास मुड़ जाता है पैर। मेरे को 3 मंथ लगे पैर मोड़ने में, क्योंकि मेरे 2 सर्जरी हुई तो क्या है वो स्टिफ हो गया, तो पैर मुड़ने में बहुत टाइम लग गया। तो ऐसा एक टाइम सिचुएशन ऐसी भी थी कि लगा के नहीं खेल पाएंगे, कि नॉर्मल लाइफ भी जी पाएंगे नहीं, जाएंगे, स्पोर्ट्स तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वो था कि फिर लोग कुछ थे जो साथ में जो अच्छे थे, जो उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं चलो करेंगे दोबारा, उन्होंने साथ दिया। मेरे को 1 साल लग गया तकरीबन निकलने में, उस चीज़ से निकलने में। लोगों ने वो पार्ट तो नहीं देखा कि इंजरी हुई है, कि क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता था, लेकिन लोगों ने ये देखा कि वो लूज़ कर रहा है। लोग आपकी अचीवमेंट देखते हैं, आपने लाइफ में पीछे क्या हार्ड वर्क किया है, क्या करा। आप इवन नीरज चोपड़ा को ओलंपिक के बाद जा रहे हो, उसने पहले वो कहाँ से चलता था, क्या करता था। विजेंद्र को ओलंपिक को क्या जन्म के फादर में हरियाणा रोडवेज में जॉब करते थे। लोग सिर्फ आपकी अचीवमेंट देखते हैं, आपने बैक में आपने क्या करा है लाइफ में, आपने क्या हार्ड वर्क करा है, आप किस फेज से गुजरे हो। आपके अप्स एंड डाउन को कोई नहीं मायने रखता। आपके अचीवमेंट है तो आप बहुत अच्छे हो, आपके अचीवमेंट नहीं है तो आप कुछ नहीं हो। ये सच्चाई है स्पोर्ट्समैन की, कि आपका वो जो हार्ड वर्क कोई नहीं देखता कि आप उसमें। क्योंकि एक समय था जब हम लोग दोपहर में, मैं था, पवन मान थे, हम लोग दोपहर में, जो आज के, मैं नहीं कहता कि आज की जनरेशन में आपको फैसिलिटी है बहुत अच्छे, लेकिन क्या उस समय जो हम लोग करा करते थे, हम लोग दोपहर में गर्मियों में भी 2-2 3-3 बजे रनिंग किया करते थे, मैं, पवन मान, क्योंकि एक वो था कि कुछ करना है। और वही जो हमने जो बॉक्सिंग का हार्ड वर्क था वो हमारा एमएमए में काम आया, एमएमए में, वुशु में। वो हमें वहाँ से जो हम बॉक्सिंग में नहीं कर पाए, वो हमें उसका बेनिफिट जो हार्ड वर्क किया था उसका बेनिफिट हमें वुशु में और एमएमए में मिला। कि एक तो जब हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो तो एक माहौल ही बदल जाता है। जब आप यहाँ टूर्नामेंट खेल रहे हो, एसएफएल की फ़ाइट खेल रहे हो या कोई दूसरा टूर्नामेंट्स खेल रहे हो, तो एक लिमिटेड लोग आते हैं, पब्लिक देखने आएगी आपको, 500 1000 लोग आएंगे। जब एक इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो एक माहौल ही अलग हो जाता है। वहाँ का लोगों के बात करने का तरीका, जो आप लोगों से मिलते हो, एक्सपीरियंस खिलाड़ी होते हैं, उनके साथ वहाँ रहना, उनके साथ बात करना, एक अलग ही एक्सपीरियंस। फिर जो टूर्नामेंट में हम लोग जब एंट्री करते हैं, जब वॉकिंग होती है, तो एक जो लोग क्राउड होते हैं 15,000 20,000 लोग, तो वो माहौल को संभालना सबसे, अगर आपने वो माहौल संभाल लिया, उसको आप कवर कर गए, तो आप रिंग के अंदर, क्योंकि आपको कुछ नहीं सुनेगा, ना आपको बाहर की आवाज़ आएगी, ना कॉर्नर मैन की आवाज़ ज़्यादा आएगी। रिंग के अंदर जो आपने हार्ड वर्क करा है वो आएगा, लेकिन जो उस प्रेशर को झेल गया ना रिंग के अंदर तक, तो वो बंदा विन कर जाता है। चैम्पियनशिप में गया था, क्योंकि एसएफएल तक तो मैं अनबीटेबल रहा, सिर्फ एक पवन मान से फाइट लूज़ की थी, अदरवाइज़ मैं फ़ाइट कंटिन्यू विन कर रहा था। पर जब वन चैम्पियनशिप में गया, वहाँ मैंने फ़ाइट लूज़ हुई जो मेरी कंटिन्यू 4, तो मैं भी डिमोटिवेट होने लग गया था थोड़ा। बट जैसे हिमांशु था, क्योंकि और पूजा तोमर थी, हम लोग एक साथ ही ट्रेन किया करते थे मोस्टली। हम लोग क्रॉस ट्रेन में जाया करते थे, वहाँ पे जो कोच थे सिद्धार्थ, तो वहाँ पे ऐसे नहीं है कि आपको डिमोटिवेट वाले, कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे लाइफ में जो आपको मोटिवेट भी करेंगे, क्योंकि लाइफ में अच्छे बुरे, लेकिन यह है कि डिमोटिवेट वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे, मोटिवेट वाले आपको कम मिलेंगे। वो आपके ऊपर, पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको ज़्यादा महत्व देता है, कि वो डिमोटिवेट जो आपको कर रहा है उसको दोगे या मोटिवेट। क्योंकि आपके क्या है कि दोस्ती टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जैसे मैं बॉक्सिंग में था तो मेरे अलग फ्रेंड सर्कल था, वुशु में अलग हुआ, एमएमए में अलग है, और लेकिन जो कुछ ही दोस्त वैसे होते हैं जो आपके साथ कंटिन्यू रहते हैं। क्योंकि दोस्ती आज की डेट में सिर्फ 0.1% जो लोग होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, बाकी 99% सिर्फ वो लोग होंगे जो समय के हिसाब से दोस्ती चलती है। अब समय और ज़रूरत है जो दोस्ती बनती और बिगड़ती है। समय के हिसाब से आपके दोस्त बनेंगे, ज़रूरत के हिसाब से आपके दोस्त बनेंगे। जैसी ज़रूरत और समय बदला तो दोस्त ख़त्म हो जाएंगे। और ये चीज़ मैंने फेस की भी है, एमएमए के टाइम भी फेस की, दैन मैं वो चीज़ आज भी करंट में भी फेस कर रहा हूँ, जब मैं स्पोर्ट्स से छोड़ के ड्यूटी में आ गया हूँ। तो ये लाइफ का पार्ट है वो, लेकिन आपको इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। खिलाड़ी तो वही होता है कि आपको इन सब चीज़ों को, प्रेशर को झेल के जो अचीव करे वही खिलाड़ी है।
2008 में मैंने जब वन चैम्पियनशिप फाइट मैंने विन की थी, दैन उसके बाद हिमांशु की फ़ाइट थी हम लोग मनीला में, जो उसने फ़ाइट विन की थी। तो हम लोग मनीला गए थे, जो इंडिया से जो MBBS वगैरह करने जाते हैं फिलीपींस में, उन लोगों ने हमारा वेलकम किया वहाँ पे, जब उन्हें पता चला कि ये इंडिया की, क्योंकि वन चैम्पियनशिप वहाँ MMA फिलीपींस वगैरह में, अदर कंट्री में बहुत पॉपुलर है। तो जब उन्हें फ़ाइट के हिमांशु की फ़ाइट आ रही है, उन्होंने मेरे से सोशल मीडिया पर कॉन्टेक्ट किया कि मैं उसके साथ कॉर्नर मैन जा रहा हूँ। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो जो उन्होंने हमें वेलकम करा और एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी, तो एक वो फीलिंग एक अलग थी। तब हमें एक ऐसा लगा कि हमने हाँ अपनी कंट्री का नाम किया है, कि लोग हमें आउट ऑफ इंडिया भी हमें लोग पहचान रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को वेलकम किया गया, एक डिनर पार्टी रखी गई, 15-20 लोग जो इंडियन है वहाँ पे जो MBBS वगैरह जो कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो उन लोगों ने हमें वहाँ बुलाया। तो वो एक ऐसी जो उस वैसे जो फीलिंग्स आती है ना, वो आपको ऐसा याद दिलाते हैं कि हाँ आपने लाइफ में कुछ करा है। तो वो चीज़ें बहुत ज़िंदगी भर याद रहते हैं कि हाँ कि इंडिया में तो चलो आपको लोग जान रहे, रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि आपको पहचान रहे हैं स्पोर्ट्स के थ्रू, लेकिन जब आप बाहर जा रहे हो और आपको जब वो रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, तो एक वो फीलिंग आती है ना कि हाँ कुछ करा है लाइफ में। तो वो फीलिंग बहुत अलग ही होती है, वो बयान नहीं कर सकते। वो फीलिंग हम लोगों ने, मैंने और हिमांशु ने, जब वो फीलिंग के लोग हमें आए हैं, मिलने आए हैं, गाड़ी आई लेने आए हैं, वहाँ पे इतने से लोग हमें इंतजार कर रहे हैं, बुके दिया, एक डिनर पार्टी रखी, पार्टी हो रही है, तो एक वो जो फीलिंग थी ना, वो एक अलग ही थी हमारे लिए। टीम का कोच बन के हम लोग रशिया गए, खेलने गए। इवन वहाँ इंडिया के खिलाड़ियों ने मेडल जीते, उसको PM मोदी सर ने रिकॉग्नाइज करा और ट्वीट करा उनके लिए। तो वो एक अलग फीलिंग आई कि एज ए कोच भी, मतलब एज ए प्लेयर पहले इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, फिर एक एज ए कोच इंडियन टीम का कोच रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो एक अलग फीलिंग हो रही थी। क्योंकि PM उसको रिकॉग्नाइज कर रहा उस टूर्नामेंट को, तो वो एक अलग फीलिंग हुआ करती थी। लेकिन जो था ना कि खिलाड़ी का जो एक वो पन होता, खिलाड़ीपन होता ना, वो एक जो मतलब एक वर्ड कहते हैं कीड़ाओ, जो नॉर्मल है, वो कभी नहीं मरता। आज भी मेरा मन करता है खेलने का, बट अभी जैसे अब टीम से मैं वुशु टीम से भी आउट हूँ, तो मैं अभी जनरल ड्यूटी में पोस्टेड हूँ उधमपुर में। तो अभी जब मैं वहाँ ड्यूटी देते हैं, तो एक ड्रेस को जो लोग, जब हम लोग वहाँ खड़े होते हैं, तो वो तो खैर चल इतना तो नहीं है कि इतना बड़ा प्लेयर नहीं बन पाया कि मैं लोग के फेस से रिकॉग्नाइज़ करें, या स्पोर्ट्स में वो लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं, लेकिन जो हम नॉर्मल जो पब्लिक है वो लेकिन जब हम लोग वर्दी में खड़े होते हैं, लोग वहाँ से जा रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं हमें, तो एक वो फीलिंग भी, वो एक अलग तरह की फीलिंग होती है कि हाँ यार, कि वो एक स्पोर्ट्स में एक नाम कमाया। और अब जब मैं ड्यूटी दे रहा हूँ, तो जब वो लोग जाते हैं, सल्यूट्स करते हैं कि सर एक पिक फ़ोटो खिंचवा लें आपके साथ सर, तो एक जब वो नेशन को आप वो कर रहे हो कि सर्विस दे रहे हो, तो एक अलग ही वो भी एक अलग फीलिंग है। वो दोनों मैं एक साथ नहीं कर सकता, दोनों फीलिंग को एक जैसी फीलिंग नहीं है, पर वो फीलिंग भी प्राउड वाली फीलिंग है। जब आप लोग जाते हैं, लोग क्योंकि वो अलग सा लगता है, एक राइफल लेके खड़ा हूँ, लोग जाते हैं कि सर एक फ़ोटो खिंचवाएं सर आपके साथ, सल्यूट करके जाते हैं, बच्चे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हाय हेलो करके जाते हैं, तो वो एक अलग फीलिंग आती है। बट लेकिन यह है कि स्पोर्ट्स करा है इतने साल, वो तो ना, वो स्पोर्ट छोड़ना नहीं है। जब मैं अभी टीम से आउट हो गया हूँ एज ए जनरल ड्यूटी, क्योंकि मेरे 19 ईयर्स पूरे हो चुके हैं CRPF में। आफ्टर 20 ईयर्स के बाद मैं VRS ले लूँगा। तो इन फ्यूचर मेरा प्लान है कि अपनी खुद की एकेडमी खोलने का, कि जो मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, या मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो खिलाड़ियों को दे पाऊँ मैं, जिससे और थोड़े जो अच्छे खिलाड़ी निकल सकें, या जितना मुझे आता है, जितनी मुझे नॉलेज है, मैं कोशिश कर सकूँ कि खिलाड़ियों को दे पाऊँ और वो अपने लेवल पे आगे जाके खेल सकें। और अगर मैं पीछे का समय देखूं, तो एक थोड़ा सेल्फ प्राउड होता है। मैं नहीं कहता कि किसी को, दूसरे को मुझ पे होता है नहीं होता, मुझे सेल्फ प्राउड होता है कि मैंने अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करी। नहीं तो जॉब अगर मैं स्पोर्ट्स में नहीं होता, तो 10 से 5 की नौकरी मिल जाती कहीं भी, चाहे पैसे कम मिलते या कुछ, लेकिन वो सुबह 10 बजे जाना, शाम को 5 बजे जाना, तो एक उससे वो लाइफ में एक सिंपल हो जाती है कि आप आए, लाइफ में पैदा हुए, 10 से 5 की नौकरी करी और मर गए, आपको ख़त्म। लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि आपको लास्ट में जब आप एज हो या कुछ हो, तो आपको प्राउड होना चाहिए, सेल्फ प्राउड होना चाहिए कि आपने कुछ किया है, अपने लिए किया, फैमिली के लिए किया, इवन अपने देश के लिए किया, कुछ देश का आपने नाम रोशन करा।
आप 10 से 5 की नौकरी में अपने देश का नाम रोशन नहीं कर सकते।